हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त एंड सभी सेफ हैं। सो हमने पहली वाली वीडियो में, इसके पहले वाली जो वीडियो में, उसमें हम बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट के बारे में, पुष्प के बारे में जाना था, जिसमें हमने पुष्प के कुछ भागों के नाम जाने थे। जैसे ये सारे, यानी कि पुष्प क्या है, पुष्प जननांगों के आधार पर पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्पन के आधार पर पुष्प के कितने भाग होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में और अपने सिलेबस के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में जाना था। आज हम लोग पुष्प के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इसके पहले हमने संरचना के बारे में कि पुष्प के जो पुष्पवृंत क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होती है, हमने स्त्री केसर, पुंकेसर, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। ठीक है। और इस वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि पुष्प के मैं आपको पूरा बताऊंगी कि पुष्प के जो जितने भी भाग होते हैं और जितने भी सहायक अंग होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला आपका होता है जनन अंग या फिर पहला होता है हमारा जनन भाग। ठीक है, या अंग, जनन अंग बोल सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है सहायक अंग, जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जनन अंग होता है उसके दो भाग होते हैं, पुमंग और जायांग। ठीक है। जो हमारा पुमंग होता है वो मेल होता है और जो जायांग होता है वो हमारा फीमेल होता है। ठीक है। पुमंग जो होता है उसे इंग्लिश में एंडोशियम कहते हैं और जायांग जो होता है उसे गायनोशियम कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा होता है सहायक। तो इसके मुख्य दो भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो हमारा बाह्य दलपुंज होता है उसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज को हम लोग कोरोला कहते हैं। बाह्य दलपुंज जो होता है हमारा हरा होता है और दलपुंज जो होता है वो हमारा रंगीन होता है। ठीक है। तो हमने ये पुष्प के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम पुष्प की इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं सहायक अंग के बारे में। तो पुष्प का वह भाग जो परागण व निषेचन में सहायता करते हैं सहायक अंग कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा पहला भाग आता है बाह्यदल पुंज। हमारा पहला भाग क्या आता है? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज तो ये क्या होता है? ये पुष्प का सबसे बाह्य भाग होता है। दूसरा, सामान्यतः हरे रंग का होता है। तीसरा, इसकी इकाई जो होती है वो बाह्यदल होती है, जिसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं। ठीक है। फिर होती है अगली, ये विकसित पुष्प को विभिन्न कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, कुछ पुष्पों में, जैसे एग्जाम्पल में हम गुड़हल ले लेते हैं, कुछ पुष्पों में बाह्य दल से उसी के समान एक संरचना और होती है जिसे अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है। अनुबाह्य दलपुंज को इंग्लिश में इपीकैलिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दलपुंज। ठीक है, जिसे हम कोरोला कहते हैं। ठीक है। सो ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है या दूसरा भाग होता है। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इसकी इकाई दल या पेटल होती है और कुछ नोट में दिया गया है कि वायु परागित पुष्प में सामान्यतः दलपुंज अनुपस्थित होते हैं या बहुत छोटे आकार के होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पुमंग। पुमंग जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और ये क्या होता है? ये पुष्प का नर भाग होता है और पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है, यानी स्टामेन। अगली स्टामेन होती है। पुंकेसर एक कोष्ठी या द्विकोष्ठी होता है। ठीक है। अगला हम लोग जानते हैं जायांग, गैनोशियम के बारे में। यह पुष्प का चौथा चक्र एवं सबसे आंतरिक भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडक होती है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं निषेचन से पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं। तो ये हमारा है संरचना। ठीक है। ये जो हमारा नर जननांग होता है, जैसे पुमंग हो गया, तो ये हमारी परागधानी हो गई। ठीक है। परागधानी में मेन कितनी लेयर होती है? मेन 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर होती है हमारा एपिडर्मिस। दूसरा होता है हमारा एंडोथेशियम, यानी कि अंतःभित्ति। तीसरा होता है हमारा मध्य परत। चौथा होता है हमारा टेपिटम। तो इन सभी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होती है हमारी टेपिटम। और ये क्या करती है? ये परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसे उसे बोलते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद वाली होती है अंतःभित्ति। ठीक है। उसके बाद होती है अंतःभित्ति। अंतःभित्ति के अंदर होती है मध्य परत और मध्य परत के अंदर होती है टेपिटम। ठीक है। और टेपिटम के अंदर पाई जाती है पराग मातृकोशिकाएं या लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे परागकोश। तो परागकोश क्या होता है? जो हमारा पुंकेसर होता है, पुंकेसर का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं परागकोश। ठीक है। परागकोश की संरचना के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है?
परागकोश, तो यह पुंकेसर का वह भाग है जहाँ परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह पुंकेसर का वह भाग होता है जहाँ परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। अगला है कि परागकोश की अनुप्रस्थ संरचना में 2 पालियां दिखाई देती हैं, जिसके अंदर प्रत्येक पाली में 2-2 परागधानी या लघु विजाणुधानी होती है। ठीक है, इन परागधानियों में अनेक द्विगुणित यानी कि 2n कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लघु विजाणु मातृकोशिका या पराग मातृकोशिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पीएमसी या पॉलन मदर सेल, डिटेल इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलन मदर सेल। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएमसी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पराग मातृकोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें माइक्रोमियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अगला है परागकोश के परिपक्व होने पर टेपिटम एवं मध्य त्वची स्तर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। शेष बाह्य त्वचा एवं अंतः स्तर रह जाती है। परागकोश के अंदर जल क्या होता है, सूखने लगता है, जिससे आंतरिक दबाव के कारण बाह्य त्वचा क्या होती है, फट जाती है। इस क्रिया को परागकोश का क्या बोलते हैं, स्फुटन। ठीक है, इस परागकोश ऐसे फट जाता है। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं लघु विजाणु जनन। तो लघु विजाणु जनन जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकण का निर्माण। लघु विजाणु जनन की क्रिया के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, परागकण बनाने की क्रिया लघु विजाणु जनन कहलाती है। यह क्रिया परागधानी में होती है। पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा लघु विजाणु अर्थात परागकण का निर्माण करती है। पराग मातृकोशिका का परागकण में विकास निम्न प्रकार से होता है। अगला इनकी संरचना जो होता है, सबसे पहला होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है हमारा समद्विपार्श्व चतुष्क, तीसरा होता है चतुष्क, चौथा होता है टी आकार या तिरछे चतुष्क। ठीक है, लास्ट में आपका होता है रेखी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है परागकण या लघु विजाणु नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब हमारा परागकण बन चुका है। अब देखिए परागकण जो होता है वो मेन 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे बाहरी जो होता है वो होता है स्पोरोपोलिन, जो बाहरी लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। जो अंतः लेयर होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जो स्पोरोपोलिन होता है, जो बाहरी लेयर होती है, ये इतनी हार्ड होती है कि ये इसे ना तो कोई, ना ही अम्ल, ना ही क्षार, ना ही एंजाइम, कोई नहीं गला सकता, इसमें इतनी पावर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-2 राजधानियां होती हैं और 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक जनन केंद्रक और एक कायिक केंद्रक। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। परागकण लघु विजाणु या नर युग्मकोद्भिद। तो देखिए परागकण लघु विजाणु या नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, ये परागधानी की पराग मातृकोशिका से निर्मित होते हैं। ठीक है, परागकण 2 स्तरों का बना होता है। पहला होता है हमारा बाह्यचोल, दूसरा होता है अंतःचोल। बाह्यचोल क्या होता है, बाह्यचोल जो होता है उसे हम एक्साइन कहते हैं और ये इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो एक कैरोटीनॉइड का बहुलक होता है। ये गहरे रंग के होते हैं यानी कि काले या भूरे। इनमें प्रतिरोधक क्षमता जल, अम्ल, क्षार, एंजाइम, ये सभी इनमें ये इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि ना ही इसे जल, ना ही इसे अम्ल, ना ही क्षार, ना ही एंजाइम, कोई भी इसे गला नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है खुरदुरी, कठोर और मोटी। ये जो होती है ये खुरदुरी भी होती है, कठोर भी होती है और मोटी भी होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर जो हमारी बाह्य चोल होती है वह अनुपस्थित होता चोल होती है, वहां से बाहर निकलती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक, जो यानी कि जहाँ से जनन छिद्र जो होता है वहां से जो अंतः चोल होती है वो विकसित होकर के पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतःचोल के बारे में, जिसे एंटाइन कहते हैं। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसीलिए हम इसे मिश्रित यानी कि एक साथ बोल देते हैं, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद होती है ये पतली, मृदु और छोटी होती है। ये सघन कोशिका द्रव्य को क्या करती है, घेर कर रखती है। और परागकण के अंदर सघन कोशिका द्रव्य एक दीर्घ नलिकीय केंद्रक, जिन्हें हम कायिक केंद्रक, एक लघु जनन केंद्रक और कई राजधानियां होती हैं। सामान्यतः परागकण का माप 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जो सबसे छोटा होता है परागकण उसे हम बोलते हैं मायोसोटिस एल्पोस्टिस, जो 10 माइक्रोमीटर का होता है। और जो सबसे बड़ा होता है वो मिराबिलिस जलापा में होता है, जो 200 माइक्रोमीटर का होता है। अब देखिए अब इनके हम जीवन काल के बारे में अध्ययन करें तो वह समय जिसमें परागकण क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उन्हें हम परागकण का क्या बोलते हैं, जीवन काल कहते हैं, यानी कि वह परागकण का जीवन काल कहलाता है।
अब देखिए, परागकण का जीवन काल तापमान, आर्द्रता तथा आनुवंशिक विशिष्टता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद है कि गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज में परागकण का जीवन काल 30 मिनट का होता है, जबकि रोजेसी कुल जिसमें गुलाब की फैमिली पूरी आती है, लेगुमेशी इसमें फली वाली जितनी भी मटर वटर आता है, मटर चना, तथा सोलनेसी जिसमें मकोई, आलू, बैगन की जितनी भी फैमिली होती है, आदि कुल के पौधों में परागकणों का जीवन काल कई महीनों का होता है। अगला हम लोग जानेंगे, नाइट्रोजन तथा -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर विभिन्न पौधों के परागकणों को संरक्षित किया जाता है। इन परागकणों के भंडारण को पराग बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन परागकणों के भंडारण को पराग बैंक कहते हैं। अगला जो हमारा है लघु युग्मक जनन, इसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना, यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।